नमस्कार, एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अजीत जी, विजय जी, राकेश जी और सुमीर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब हम इस हिस्से में बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, और सबसे ज्यादा चर्चा आप जरा गूगल करके देखिए किस नाम की हो रही है, तो आपको दो नाम दिखाई देंगे। एक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे वेनेजुएला के एक्स प्रेसिडेंट मादुरो। जी हां, अमेरिका ने वेनेजुएला में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुले में दुनिया को एकदम साफ बता दिया कि दादागिरी तो उसी की चलेगी। दुनिया का डॉन कौन है? वो डोनाल्ड ट्रंप ही है। हथकड़ी लगाकर जब निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया तो इसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में जारी की गई। ट्रंप के इस कदम से हालांकि दुनिया हैरान है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में भेजा गया। राष्ट्रपति मादुरो को अगले हफ्ते अमेरिका की अदालत में पेश किया जाएगा। मादुरो के साथ साथ उनकी पत्नी पर भी मुकदमा चलाया जाएगा। दोनों पर अगले हफ्ते मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में ड्रग्स और हथियार तस्करी से जुड़े हुए मामलों में मुकदमा चलाया जाएगा। कुछ तस्वीरें उनके सामने आई। ये तस्वीरें इसलिए भी दिलचस्प है, एग्जैक्टली अगर इसी तस्वीर की मैं बात कर दूं, वो जानते थे खूब सारे कैमरे मौजूद हैं, धड़ाधड़ उनकी तस्वीरें खींची जा रही हैं, वीडियो बन रहा है, तो उन्होंने क्या कहा? गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर उन्होंने कहा। उनकी भी अपनी ठसक है, अकड़ है। इसी ठसक और अकड़ की वजह से शायद इस वक्त वो इस बंधन में है। अमेरिकी सैनिकों ने 2 और 3 जनवरी की दरमियानी रात वेनेजुएला पर हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अगवा किया। देर रात कड़ी सुरक्षा के बीच मादुरो को न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट नेशनल गार्ड बेस पर लाया गया। इसी सुरक्षा के बीच मादुरो को प्लेन से उतारा भी गया। नीले रंग की जैकेट में वो दिखाई दे रहे थे, हाथों में हथकड़ी थी, थोड़ा लंगड़ा भी रहे थे। उम्र की भी वजह हो सकती है, या फिर जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि घसीटते हुए उनको लेकर आए थे, हो सकता है इसलिए भी वो लंगड़ा रहे हो। उनकी पत्नी उनके साथ ही मौजूद थी। मादुरो को न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन ले जाया गया और यहां पर कानूनी कार्रवाई की गई। अब मादुरो को उनकी पत्नी को ब्रुकलिन के डिटेंशन सेंटर ले जाया गया। अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने मादुरो को बंधक बनाने का पूरा ऑपरेशन महज 30 मिनट में कैसे पूरा कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप की पहले हम बात आपको सुनाते और फिर इस पर करेंगे चर्चा कि कैसे ताकत के बल पर एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के राष्ट्रपति को किडनैप कर लेता है, बंधक बना लेता है, और फिर मुकदमा भी कहाँ चलाता है? अपने ही देश में। तो जिसकी ताकत है, जो बलवान है, वही पहलवान है। आप पहले सुने डोनाल्ड ट्रंप को। All perfectly executed and done. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Cilia Flores, both of whom now face American justice. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York, Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States. अच्छा, ये निकोलस मादुरो हैं कौन? केवल आप अगर उन्हें वेनेजुएला के राष्ट्रपति के तौर पर देख रहे हैं, एक्स प्रेसिडेंट के तौर पर देख रहे हैं, तो केवल इतनी सी कहानी नहीं है। उनकी कहानी लंबी है। एक ट्रेड यूनियन लीडर के बेटे हैं निकोलस मादुरो, और एक बस ड्राइवर से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। विदेश मंत्री रहे, ह्यूगो चावेज के बहुत करीबी रहे। ह्यूगो चावेज ने अपनी सत्ता इनके हाथ में सौंपी। वो अलग बात है कि जब चुनाव हुआ, चुनाव को लेकर ये कहा गया कि इन्होंने सत्ता के बल पर इस चुनाव को अपने पाले में करने की कोशिश की। और इसी के बाद साल 2020 से, अगर मैं विजय जी सही हूं, तो साल 2020 से अमेरिका के साथ रिश्तों में तनातनी आनी शुरू हो गई, क्योंकि इसके पीछे पूरा तेल का खेल था। सारा खेल ही तेल का है। 2-3 बातें हैं। आपने बहुत अच्छे से कहा कि भाई जिसकी लाठी है उसी के मादुरो हैं। ट्रम्प साहब ने तय कर लिया कि वो कर सकते हैं। क्या मुकदमा है, क्या मामला है? और मामला यदि ड्रग्स का है तो
वेनेजुएला पर हमले की क्या ज़रूरत थी? पहले तो अमेरिका ने हमला किया देर रात को, कल रात को 2 बजे उस पर हमला किया गया, फिर उनको उठाया गया, फिर लेकर आया गया, और वो एक लोकल फेडरल कोर्ट का मसला है अमेरिका का, जिसमें कोई ऐसा नहीं है और एक अमेरिका के फेडरल कोर्ट के मुकदमे में किसी देश के राष्ट्रपति को उठा लिया जाए। तो कुल मिलाकर मसला तेल का है, और बार बार अमेरिका ये कहता रहा है कि भाई तेल पर अनाधिकृत तौर पर मादुरो ने वो कर लिया है कब्जा। उसकी कहानी होती है 76 की, कल भी हम लोगों ने शायद चर्चा की थी कि 76 में हमें जो वेनेजुएला की गवर्नमेंट है, आंद्रेस उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने सारी जो तेल कंपनियां थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया था, नेशनलाइजेशन किया था। उससे पहले अमेरिका ही सारा वहाँ पर काम देख रहा था, अमेरिकी कंपनियां तेल का काम देख रही थी। तो जब नेशनलाइजेशन हो गया तो अमेरिकी कंपनियों की सारी दुकानदारी खत्म हो गई। अब वो लड़ाई ट्रंप साहब को उस तेल पर कब्जा करना, और सबसे बड़े भंडारों में से एक है वेनेजुएला जी। तो ट्रंप तेल की लड़ाई के लिए मादुरो को केवल निशाने पर ला रहे हैं, और बहाना बनाया कि ड्रग्स का। हो सकता है मैं ड्रग्स के मामले में नहीं कर रहा, उन्होंने पिछले दिनों 80 बोट्स पर भी हमला किया था, अटैक किया था अमेरिका ने। तो वो मैं ये नहीं कह रहा कि मादुरो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन क्या एक देश के राष्ट्रपति को ड्रग्स के मामले में अमेरिका उठाकर ला सकता है और दुनिया चुपचाप उसको देख रही है? तो ये सिर्फ ताकत का खेल है, ताकत के दम पर ये करना चाह रहे हैं। और ट्रंप साहब को तो हमने पिछले दिनों देखा है कि वो उनके लिए रुपया ही सबसे बड़ा भैया है। तो तेल पर जो नजर है उनका बयान मैं सुना देती हूँ सर, उन्हीं का ये बयान सुना देती हूँ। वेनेजुएला पर कब्जे के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा, उनका फ्यूचर प्लान आप सुनिए। अच्छा, अच्छी बात यह है कि वो बातों को कोई घुमा फिरा के नहीं कहते, कोई डेमोक्रेसी के आड़ नहीं लेते, वो सीधा सीधा कहते भाई मेरे को तो धंधा करना है, वो ऐसे ही कहते हैं। मैं यहाँ की मुंबईया भाषा में कह रही हूँ, धंधा करना है, वो वहां की भाषा में कह रहे हैं। अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला के तेल कारोबार को कंट्रोल करेंगी। रूस और चीन को वेनेजुएला का तेल बेचा जाएगा या नहीं बेचा जाएगा, यह भी डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे। रूस के साथ हालात अगर ठीक होते हैं तो फिर फैसला लिया जाएगा, और फिर चीन का क्या होगा वो तो फिर ट्रंप ही जाने। आप सुने। China, Russia, and Iran have interests in Venezuela. How does this operation affect your relationships with them when it comes to the oil and China drugs? and Russia, With them when well, it comes to the in terms oil of and China drugs. and Russia, Russia when we get things straightened out, but in terms of other countries that want oil, we're in the oil business. We're going to sell it to them. We're not going to say we're not going to. In other words, we'll be selling oil. Probably in much larger doses because they couldn't produce very much because their infrastructure was so bad. So we'll be selling large amounts of oil to other countries, many of whom are using it now, but I would say many more will come. अच्छा, दर्शकों को ये पता होना चाहिए जब हम तेल की बात कर रहे हैं तो वो कितनी बड़ी क्वांटिटी में है। तो ये डिटेल आपके सामने रख दूं, वेनेजुएला का तेल भंडार अमेरिका के तेल भंडार से 5 गुना ज्यादा है। दुनिया के जो शीर्ष 4 तेल भंडार वाले देश हैं, जिसमें ईरान का भी नाम शामिल है, दुनिया के कुल तेल भंडार का आधे से अधिक हिस्सा किसके पास है? वो वेनेजुएला के पास है। अब जो सिद्ध तेल भंडार है, अगर उसकी कुल मात्रा का लगभग अगर हम ये कहें 1.73 ट्रिलियन बैरल है, तो वो तो यही है। इसलिए ट्रंप को वेनेजुएला चाहिए, इसलिए उनको वहां की सत्ता चाहिए। ये तो एकदम इकोनॉमी का खेल है। इसमें कोई पॉलिटिकल डिप्लोमेसी या स्ट्रेटेजिक मामला नहीं है, कोई ड्रग्स का मामला नहीं है, कोई नार्को टेररिज्म का मामला नहीं है। ये सिर्फ तेल का मामला है, बिजनेस का मामला है। और ये अब ठीक कहा विजय जी ने, 76 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो उनका कहना था कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो अमेरिका की कंपनियों ने तैयार किया था। वहां से देखिए, अभी भी वेनेजुएला से तेल निकालना बड़ा कठिन होता है क्योंकि हेवी ऑयल है वहाँ का। वो हेवी ऑयल की वजह से वो एक्सप्लोरेशन होता नहीं है और न उस तरह से रिफाइनरी होती है। तभी वहाँ से सिर्फ $4 अरब का तेल एक्सपोर्ट होता है हर साल, और सऊदी अरब $200 अरब का तेल एक्सपोर्ट करता है, 50 गुना ज़्यादा। तो अब अमेरिकन कंपनियां जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगी, और उसमें क्या है, दिल्ली में हम लोग देखते हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ बिजनेसमैन की कम्युनिटी है। तो कोई बिजनेस आप शुरू करिए तो उसमें किसी की पत्ती 1 रुपए की, किसी की 2 पैसे की, किसी की 5 पैसे की पड़ती है। तो ट्रंप पूरी दुनिया में घूम घूम करके अपने परिवार की पत्ती डाल देते हैं हर धंधे में। कहीं माइनिंग है, कहीं तेल है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं बिल्डिंग है। तो हम मेरे परिवार की पत्ती 2% 4% की होगी। वो इसमें भी आप देखिएगा, एक्सन मोबाइल हो या शेवरेज, जो बड़ी उनकी कंपनियां हैं, उनमें उसमें उनकी पत्ती कहीं ना कहीं डाल लेंगे, वो बिजनेस करेंगे। क्रिप्टो में भी डाल दिए, क्रिप्टो में भी डाला हुआ है। और ये मीनाक्षी सिर्फ वो इराक का हमला क्या था, वो भी बिजनेस का मामला था। कहा गया कि मास डिस्ट्रक्शन के विपन है, और असल कारण ये था कि सद्दाम हुसैन यूरो में ट्रेड करना चाहते थे अपने तेल का।
तो वो यूरो में ट्रेड करना चाहते थे, वो पसंद नहीं आया। कैसे डॉलर को कमजोर कर देंगे? ईरान हमारे ही साथ रुपए में ट्रेड कर रहा है, वो पसंद नहीं है। वहाँ न्यूक्लियर हथियार है, इसके बहाना है, इसका बहाना है। वहाँ मास डिस्ट्रक्शन का वीपन है, ये बहाना है। यहाँ बहाना है आपके पास कि नार्को टेररिज्म कर रहे हैं। भाई अमेरिका का सारा ड्रग्स मैक्सिमम हम लोग फिल्मों सीरीज में देखते रहे हैं, कोलंबिया से आता है, मैक्सिको से आता है। तो आप कोलंबिया मैक्सिको पर छोड़ करके आपको वेनेजुएला आपका टारगेट है। ठीक है कि उनका इलेक्शन रिग्ड था, 2024 का इलेक्शन रिग्ड हुआ, लेकिन ये कारण थोड़े हो सकता है कि आपने सारा यूएन चार्टर का उल्लंघन किया, आपने तमाम इंटरनेशनल ट्रीटीज के उल्लंघन किए, आपने एक सॉवरन कंट्री पर आप कैसे हमला कर सकते हैं और हमला करके वहां के राष्ट्रपति को कैसे उठा ले सकते हैं? आपके पास ताकत है तो। और इस बात का पूरी दुनिया को विरोध करना चाहिए। अच्छा, अफसोस की बात है कोई नहीं विरोध कर रहा है। G20 का कोई देश इस समय विरोध नहीं कर रहा। दबदबे वाला कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का, यूएन चार्टर का उल्लंघन है। वो बोल ही दिया ना, मुंह जुबानी खर्च में क्या जाता है, वो मुंह जुबानी खर्च कर दिया। तो चीन को भी ऐसे थोड़ी ना कि कोई वेनेजुएला से हमदर्दी है, उनको भी तेल चाहिए, इसलिए उन्हें हमदर्दी है। वेनेजुएला का 80% अभी जो चाइना जाता है, चाइना ही जा रहा है, सबसे मैक्सिमम तेल चाइना ही खरीदता है। तो ये हेजेमोनी की जो पॉलिटिक्स है ना, जो ग्लोबल जो वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की बात हो रही है ना, कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बदल रहा है, चाइना बदलना चाह रहा है। तो दो जगह अमेरिका की नजर थी, एक वेनेजुएला चाइना की वजह से और ईरान, रूस और चाइना दोनों की वजह से। तो अब ये यहाँ तख्ता पलट हो गया। अब ये आ गया ना कि डेल्सी रोड्रिगेज जो वाइस प्रेसिडेंट है वो करेंगे। सर एक इंटरेस्टिंग जरा एंगल इसमें और बता दूं, फिर समीर जी मैं आपके पास आ रही हूं। अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल क्या है कि वेनेजुएला में विपक्ष के नेता कौन है? मचाडो है ना। मचाडो कौन है? उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला 2025 का। और डोनाल्ड ट्रंप बस हाथ मसोसते रह गए, उनकी दिली ख्वाहिश थी नोबेल पीस प्राइज मिला। अब तो ये लग रहा है कि ये नोबेल पीस प्राइज भी उन्हीं के रिकमेंडेशन पर मचाडो जी के पास गया होगा। मचाडो को तो मना कर दिया कि उनको नहीं देंगे, मचाडो को वहाँ सत्ता नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। और डेल्सी रोड्रिगेज जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन डेल्सी रोड्रिगेज जो हैं उनको वो कह दिया, उन्होंने ट्रंप ने कल ही कहा कि उन्होंने हमारे साथ काम करने की इच्छा जताई है। देखिए अब बहुत ज्यादा अस्थिरता अमेरिका वहाँ नहीं करना चाहता। ट्रंप की लगातार तारीफ करती आई। हाँ, तो नहीं वो मतलब ट्रंप ने कहा कि वो हमारे साथ काम करने को तैयार है। तो एक कामकाजी रिलेशन बनाना है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि वेनेजुएला में वहाँ बहुत अभी सारा हाँ, तो थोड़े दिन यहाँ चला करके साथ में, और फिर जब अपना कठपुतली अपनी बिठानी होगी तो बिठा देंगे। बांग्लादेश में भी तो यही सब हो रहा है, कठपुतली बिठा दी, नोबेल पीस प्राइज तो कठपुतली बिठा दो। जैसे अभी अजीत जी ने कहा ना वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की बात है, इस शब्द को अब है ना बदल दीजिए, ये वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के लिए, वर्ल्ड डिसऑर्डर लाने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है, वर्ल्ड में डिसऑर्डर लाने के लिए अमेरिका ने अब ऑर्डर चीन को पूरा अधिकार दे दिया कि आप ताइवान पे हमला कर सकते हो। अब चीन भी कहेगा कि भाई आप घुस के अगर वेनेजुएला को खत्म कर ले सकते हो तो मैं भी फिर ताइवान पे हमला कर सकता हूँ, फिर आप मुझे रोक नहीं पाओगे इस बात को लेके। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से दादागिरी चल रही है कि भाई पुतिन ने कहा कि मुझे यूक्रेन चाहिए तो वो 20% पे कब्जा करके बैठ गए, वेनेजुएला को ट्रम्प ने ले लिया है, अब चीन ताइवान की ओर बढ़ेगा। और भारत ने आज इस पे मतलब अपने चिंता जाहिर की। आज भारत के विदेश मंत्रालय का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि बहुत चिंता की बात है जिस तरीके से वेनेजुएला में हुआ है, और कोई भी मामला आपसी संवाद और सूझबूझ से निपटना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भारत ने संदेश दिया है अमेरिकन प्रशासन को कि जो कुछ भी हो उससे भारत बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि भारत भी 2.5 लाख बैरल पर डे जो इंपोर्ट कर रहा था वेनेजुएला से, फिलहाल वो भारत के लिए भी एक बड़ा संकट है। आपको सऊदी अरब से लेना पड़ेगा, सऊदी अरब से अब और ओपेक से लोगे तो अब वो अपनी कीमतें बढ़ा देंगे। अभी आपको वेनेजुएला से बहुत सस्ते में मिल रहा था, अब महंगे में अब सऊदी अरब और ओपेक से लोगे तो अब तमाम तेल की लड़ाई शुरू होगी। अब चीन इसमें क्या करता है, क्योंकि चीन बड़ा बायर था, क्या चीन को देने से, चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ देने से मना कर दिया था, तो अब वो उनको तेल देने से मना करेगा। तो अब क्या होता, तो अब दुनिया में तमाम तरीके की लड़ाई चल रही है। कल तो अपन इस पर डिस्कशन कर भी रहे थे, तो कहा भी था कि भाई 48 घंटे भी अगर मादुरो टिक जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन इतने आसानी से बिल्कुल केक की तरह कब्जा कर लेना कि कोई विरोध नहीं करना, आराम से उसको ले जाना, कोई सरकार मतलब सरकार की तरफ से सेना ने कोई विरोध नहीं किया। ये बता रहा कि कितनी कमजोर स्थिति वहां पर मादुरो की थी। मुझे लगता है कि देश की जनता भी चाह रही होगी मादुरो से पीछा छूटे। सर कई जगह पर इसका जश्न भी बना, मसलन अर्जेंटीना की बात करें, यूएस में भी जो जितने वेनेजुएलन नागरिक हैं जो वहां पर शरण पाए हुए हैं, उन्होंने भी इस बात का जश्न मनाया। अच्छा, वहां का तो ठीक है, लेकिन दुनिया में क्या होगा, ये दुनिया की बात करिए ना। में क्या होगा वो तो अमेरिका के पास अगर 303 अरब बैरल का ये है और 170 अरब बैरल कनाडा में है, जिसको अपना 51वां राज्य बनाना चाहता है, अपना भी उसके पास है। जब इतने बड़े तेल भंडार पर अमेरिका कब्जा करेगा तो जाहिर तौर पर वो वेस्ट एशिया से निकलेगा खाड़ी से, और यहाँ की अस्थिरता पर उसका ध्यान कम जाएगा। तो इस अस्थिरता को इसको कौन हैंडल करेगा? ये जो डिस्टर्बेंस होंगे इसके लिए तो अमेरिका बहुत निश्चिंत हो जाएगा। ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या 2026 में पूरी दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी? ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा करके एक ट्रेलर दिखाया है, क्या पूरी पिक्चर अभी बाकी है? चीन और ताइवान में भिड़ंत हो रही है,
ईरान में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है, सऊदी अरब और यूएई यमन में भिड़ रहे हैं और इधर एक और वॉर फ्रंट ओपन हो गया है। बात सीरिया की कर रही हूं, जहां ब्रिटेन और फ्रांस ने जंगी आगाज किया है। दोनों देशों की जॉइंट एयर स्ट्राइक में आईएसआईएस का हथियार डिपो तबाह कर दिया गया। पलमायरा शहर के उत्तर में पहाड़ों पर यह हमला हुआ, जहां आतंकी संगठन आईएसआईएस का हथियार डिपो है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि भी कर दी है। इस हमले में कई आतंकियों के मारे जाने का दावा भी किया गया है। सीरिया आईएसआईएस का गढ़ है, जो न सिर्फ ट्रंप को चैलेंज करता है, बल्कि सीरिया की सरकार भी इसका आतंक झेल रही है। इस हमले को ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स का टाइफून FGR-4S फाइटर जेट लीड कर रहा था, जिससे आईएसआईएस के अंडरग्राउंड हथियार डिपो पर गाइडेड बम गिराए गए और उसकी ये कुछ तस्वीरें हैं, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो हम जब वर्ल्ड डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, दुनिया कौन से कहां किस मुहाने पर सर खड़ी हुई है, ये समझ में नहीं आता। अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा कर ले, रूस यूक्रेन पर कब्जा कर ले, चीन ताइवान पर कब्जा कर ले, इजराइल फिर गाजा पर कब्जा कर ले। देखिए, और अब ये एक जो वॉर फ्रंट ओपन हुआ है सर। देखिए, दुनिया में करीब 68 देश हैं जो या तो युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं या युद्ध लड़ रहे हैं। अब जहाँ तक अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में एक बड़ा कारण तो ये है कि हम तेल के क्षेत्र में दुनिया में सबसे ताकतवर हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका ये भी चाहता है कि जो बैकयार्ड कहलाते, करीब 1.5 दर्जन ऐसे कंट्रियां हैं जो कैरेबियन बैकयार्ड है अमेरिका की और जिनका समुद्री रास्ता है, वो चाहता है उस समुद्री रास्ते पे भी हमारा आधिपत्य हो, क्योंकि अमेरिका का जिस तरीके से रसिया और चीन के साथ तनाव चल रहा है, उसमें उसे एक आशंका ये लग रही है कि जो ये 1.5 दर्जन कंट्रियां हैं, वो उनमें से मैक्सिमम जो है वो लेफ्ट समर्थक हैं। तो उसको एक डर ये भी लग रहा है कि कल को मान लीजिए यदि कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई तो ये उन देशों के साथ जा सकते हैं जो हमारे खिलाफ हैं, तो हमारे लिए एक बड़ी विसंगति पैदा हो सकती है। इसलिए तेल के खेल के साथ साथ वो सामरिक दृष्टि से भी अमेरिका ये बंदोबस्त करके चलना चाहता है कि जो समुद्री रास्ता है उस समुद्री रास्ते पे भी हमारा अधिकार हो। इसीलिए आप देखिए, वो अभी किसको वेनेजुएला में अटैक किया, क्यूबा कोलंबिया को धमकी दे रहे हैं, ये सारी कंट्रियां उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। सारी मैक्सिको को पहले से ही धमका के रखे हुए हैं कि भाई मैक्सिकम के साथ साथ जो है दूसरे देश के लोग भी हमारे यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं आपके रास्ते से। तो आप देखिए कि अमेरिका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हित के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ये स्पष्ट कर रहा है। अच्छा, इधर यमन में सऊदी अरब और यूएई के बीच भी जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। पोर्ट सिटी मुकल्ला पर सऊदी अरब ने फिर से हमला किया। अलगाववादी संगठन एफटीसी ने कहा है कि यहां हमारे लड़ाकों को निशाना बनाया गया है। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल दक्षिण यमन पर कब्जा कर चुका है, जिसे वापस लेने के लिए सऊदी अरब ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। एफटीसी को यूएई का समर्थन मिला हुआ है। यमन 1 दशक से ज्यादा समय से गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। उत्तर में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों का कब्जा है, जबकि दक्षिण में सऊदी नेतृत्व वाला गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करता है। गठबंधन का एक सदस्य संयुक्त अरब अमीरात दक्षिणी अलगाववादियों का समर्थन करता है। दक्षिण यमन को दोबारा अलग देश बनाने की ये मांग करते हैं। हमले यही तस्वीरें हैं। क्या एक और वर्ल्ड वॉर का सीन क्रिएट हो गया है समीर जी? बिल्कुल, मतलब दुनिया उस मुहाने पर पहुंच गई है और अब ये देखना पड़ेगा कि भाई अभी तो ठीक है, यूएई ने थोड़ा अभी पेशेंस दिखाया है। उन्होंने कहा कि भाई यमन से हमने अपनी पूरी सेना हटा ली, हम नहीं चाहते मामला बढ़े। लेकिन सऊदी अरब जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है, ये क्या बात आगे बढ़ने वाली है? और अभी सबकी नज़र दुनिया की पहले चाइना के ऊपर लगी हुई है कि उसने ताइवान को तीनों तरफ से घेर के रखा हुआ है। क्या वो ताइवान पर हमला करने वाला है? और मुझे लगता है कि अब शी जिनपिंग का जो बयान आया था कि दुनिया की कोई ताकत ताइवान को चीन में मिलने से रोक नहीं सकती और हम लेकर रहेंगे, तो क्या इसी समय का वो इंतजार कर रहे थे और अब चीन भी ताइवान को लेने के लिए आगे बढ़ेगा? अभी तो इजराइल का मामला नहीं निपटा था, आ जा रहा है कि भाई साउथ कोरिया ने अभी जापान के क्षेत्र में 2 मिसाइलें दाग दी वहां पर, तो वो एक नया फ्रंट खड़ा हो गया है। तो क्या पूरा दुनिया में सब जगह अब यही देखने को स्थिति मिलेगी? अभी थाईलैंड कंबोडिया का हुआ था, वो रुका नहीं रुका, कि अब ये नया फ्रंट खड़ा हो गया। मुझे लग रहा है कि 2026 की शुरुआत अच्छी नहीं, और जिस अमेरिका को, जो दुनिया का इतना बड़ा देश है, जो अपने आप को दुनिया का दादा मानता है, उसे कम से कम एक धैर्य और पेशेंस का परिचय देना था। उसने जिस तरीके से वेनेजुएला में कब्जा किया है, जाकर राष्ट्रपति को उठा कर लेकर गए, ये दुनिया में बहुत गलत संदेश गया। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जिसके पास शक्ति है उसी के पास सत्य, और वो मनमानी करेगा? तो दुनिया के दूसरे छोटे देश मुझे लगता है इससे डर गए हैं। कहता यूएन चार्टर का हवाला क्यों नहीं दिया जाता? वहां पर भी तो चुप्पी है, नहीं कर रहा है ना वो कुछ भी। यूएन चार्टर को कौन सुनता है? संयुक्त राष्ट्र को कौन पूछ रहा है? अमेरिका सब पैसे देता है,
अब आज की तारीख में जब रूस ने यूक्रेन पे किया तब क्या यूनाइटेड नेशंस में कुछ कर पाया? आज अमेरिका करेगा तो अमेरिका के सामने आप क्या कर लोगे? निंदा प्रस्ताव पास करोगे, अमेरिका सुनेगा नहीं। अमेरिका को आप रोक नहीं सकता। अमेरिका सारा दुनिया को, सारी संस्थाओं को पैसा देने वाला व्यक्ति रहा है, पैसा देता रहा है, उसके अधिकारी वहां बैठे हैं। तो अब ये संस्था तो कागजी संस्थाएं बन के रह गई। जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई अब इन संस्थाओं को बदलने का वक्त आ गया, जो 1960-70 में बनी हुई थी, आज 2025 है। और भारत को क्यों नहीं इसका स्थायी सदस्य बनाया जा रहा है? क्यों 5 लोग स्थायी सदस्य बनकर बैठे हुए? भारत को भी स्थायी सदस्यता मिलना चाहिए, जो प्रधानमंत्री कहते हैं। तो आप 5 लोग मिलकर दुनिया की दादागिरी करो, किसी और को आने न दो, और जो हम बोले वही सही है। तो दुनिया दुष्चक्र में फंस गई है। मुझे लग रहा है कि अमेरिका इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। किसी भी देश पे किसी भी तरह का टैरिफ लगा देना, मैक्सिको को बोल देना कि आप हमारा 51वां राज्य बन जाओ, किसी के राष्ट्रपति को उठाकर ले आना, कोई अगर आपकी बात नहीं मानता है तो रातों रात उसका टैरिफ बढ़ा दो। भारत के साथ आप टैरिफ बढ़ा देते हो। भारत से अभी तक आपकी डील फाइनल नहीं हो पा रही है। वेनेजुएला को कह रहे हैं कि नार्को टेररिज्म है, जो उसने ट्रंप ने किया वो टैरिफ टेररिज्म नहीं था, वो भी टैरिफ टेररिज्म था। आपने पूरी दुनिया को टैरिफ के, हम तुम पर 20%, तुम पर 50%, तुम पर 100% टैरिफ लगा दिया। अजीत जी, समरथ को नहीं दोष गुसाई, यही समरथ को नहीं दोष गुसाई की ही तो बात हो रही है। और यही बात जब हमला किया यूक्रेन पर, जब ट्रंप से पूछा, उससे पुतिन से पूछा गया, तो पुतिन ने कहा कि भाई जब आप गए थे यूगोस्लाविया में हमला करने, इराक पर हमला करने, तो यूएन चार्टर कहाँ था? तो चेकोस्लोवाकिया जब आप गए तो कहां था यूएन चार्टर? तो अमेरिका के लिए चार्टर, जब अमेरिका के लिए नहीं है चार्टर, तो रूस के लिए भी नहीं है, चीन के लिए भी नहीं है। सर, एक खबर और गले की हड्डी थी। 92 में तख्ता पलट की कोशिश की अमेरिका ने, विफल हो गया। 2002 में तख्ता पलट की कोशिश की, विफल हो गया। एक और खबर है सर, अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, ब्रिटेन और फ्रांस ने सीरिया पर अटैक किया, सऊदी अरब ने यमन पर स्ट्राइक की, और इसके बाद अब ये लगने लगा कि कोई भी ताकतवर देश, जो इतनी देर से यहाँ चर्चा चल रही यही तो है, किसी भी कमजोर देश पर कभी भी हमला कर सकता है। और इसकी आहट ताइवान और चीन के बीच में देखी जा रही है। चीन के राष्ट्रपति ये कह चुके हैं कि ताइवान और चीन का एक होना तय है। ताइवान कह रहा है कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। इसमें ट्रंप भी कूद पड़े हैं। अब वो चीन को नसीहत देने वाले फिर कौन होते हैं? वो तो खुद ही ताकत का इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि अगर चीन ने ताइवान में दाखिल होने की कोशिश की तो फिर ये ठीक नहीं होगा। ताइवान और चीन के बीच में विजय जी जबरदस्त तनाव चल रहा है। इसको आप जंगल राज क्यों नहीं बोलते हिंदुस्तानी जुबान में? ये तो जंगल राज है ना। और ये मौका दे दिया है चीन को, अमेरिका ने वेनेजुएला पे जिस तरह से किया है कि ताइवान पर, वो तो ताइवान को पूरी तरह से घेर ही लिया। पिछले 10 दिन से आप 15 दिन से देखें तो चाइना ने पूरी तरह से ताइवान को घेर रखा है, और अमेरिका वहाँ पर से अपनी फौज को एक तरह से चीन को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन की स्ट्रेटेजिक पावर, डिफेंस पावर बहुत ज़्यादा है। यदि वो तय कर लेंगे, वो सही वक्त का इंतजार कर रहे होंगे अब चीन को ताइवान पर कब्जा करने, और कब्जा नहीं तो कम से कम उस पर हमला करने से कोई नहीं रोक सकता। ये आप देख लीजिएगा कि बहुत जल्दी ये तस्वीर सामने आने वाली है, इसमें रोक नहीं सकता कोई। और अमेरिका के लिए जैसे बात हो रही है ना यूनाइटेड नेशंस की, उन्होंने दूसरा काम और किया है कि यूनाइटेड नेशंस की जितनी संस्थाएं थी उनको कमजोर कर दिया है, खुद को विड्रॉ करके उसकी जो फाइनेंसेस का मामला जो था, फंडिंग का मामला था, वो कमजोर कर दिया है। तो अब वो वैसे भी बेमायना हो गई है। और 140 करोड़ वाले देश हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं हो, बिल्कुल ठीक तो उसका क्या मायने है उस संस्था का वैसे भी। और अगर केवल ताकतवर से चलाना है तो फिर यूनाइटेड नेशंस का नाम ही ट्रंप ऑफिस कर दो अभी। नहीं, लेकिन सर वैसे भी एक ब्रेक के लिए मुझे जाना है सर। वैसे भी रूस जो है वो अमेरिका की सुनता नहीं, अमेरिका चीन की सुने क्यों, और चीन भी फिर अमेरिका की क्यों सुने? अब वही बात है सर जो समरथ को नहीं दोष गुसाई। तीनों जो ये देश है ना, ये न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं। तो अब एक अलग ग्रुप है, एक अलग क्लब है, न्यूक्लियर पावर कंट्रीज जो हैं, भारत भी है उसमें, पाकिस्तान भी है। तो अब जितने कमजोर देश हैं, जिनके पास डिटरेंट नहीं है, जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, वो वल्नरेबल हैं। उनके पास का जो बड़ा देश है उनके ऊपर हमला कर सकता है, उनको अटैक कर सकता है। अब ये अगर इसके बाद नए सिरे से न्यूक्लियर रेस शुरू हो तो आप क्या करिएगा? सब आदमी अब न्यूक्लियर हथियार बनाए अपने डिटरेंट के लिए। कोशिश करा था कि वो भी न्यूक्लियर पावर बन जाए। न्यूक्लियर पावर नहीं, उसको तो सेट कर दें, उसने समाप्त कर